हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में सीटेट से संबंधित विषय सीडीपी तथा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही खास है। इस प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो ही प्रश्न के जो उत्तर हैं वो समझ में आने वाले हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हैं, चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। एक बात और, यदि आप यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, पढ़िए प्रश्न को। विकास किससे प्रभावित होता है। प्रभावित, ये शा यहाँ पर ये जो हो गया मिसप्रिंट हो गया, इसको प्रभावित पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो विकास किससे प्रभावित होता है ये पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे संबंधित जो कूट दिए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से तो प्रभावित होता है, ठीक है। स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से, तो तीनों ही सही हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ा जाए। इसमें एक अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन ये कह रहा है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है, कि ये विद्यार्थियों के जो बाल्यावस्था के जो अनुभव हो सकारात्मक हो, ठीक है। तो कारण क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, विशेषकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से सहमत हैं और एक की व्याख्या आर पूरी तरह से कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको टिक किया जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन पूछा जा रहा है। विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था नहीं है, ठीक है, ये द्वितीयक संस्था है। कौन सी है, द्वितीयक। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, ये तो सही है। सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, ये भी गलत है क्योंकि ये द्वितीयक में आते हैं, ठीक है। प्रेस संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, ये भी गलत है क्योंकि ये भी द्वितीयक में आते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ये, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यानी वस्तुओं के आगे से कोई वस्तु अगर हट गई तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो, तो वो वस्तु इस दुनिया में मौजूद रहती है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न के हिसाब से वो उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो वो सही उत्तर हो जाएगा संवेदीगामक, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है कि जो वस्तु है वो उसका स्थायित्व है। वस्तु स्थायित्व जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, स्थायित्व, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, अनुकरण इसी में आ जाता है, ठीक है। मानसिक निरूपण, ठीक है। चलिए, और इसका जो समय होता है वो कितना होता है, 0 से 2 वर्ष। कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है,
2 वर्ष, जो संवेदीगामक अवस्था होती है। और मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पर सा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सबसे पहली अवस्था ये है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी उसके बाद कौन आती है, पूर्व संक्रियात्मक आती है। ये कितना, इसका समय कितना है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ये चारों क्रम है। तीसरी अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। इसकी एज क्या है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक, इसमें क्या है, 11 से 18 वर्ष, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर, यानी समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। यानी 2 और 2 कंकड़ों का ग्रुप बनाया इसने और उनको मिला दिया तो वो 4 कंकड़ हो गए, एक समूह में इकट्ठे कर लिए, ठीक है। बच्चे द्वारा किया गया यह प्रयोग क्या दर्शाता है, बताइए क्या करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन पढ़िए। संरक्षण, आत्मकेंद्रीयता, केंद्रीकरण, वस्तु स्थायित्व। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संरक्षण, ठीक है। वो संरक्षण करना सीख रहा है, ठीक है। केंद्रीकरण नहीं होगा, क्योंकि किसी वस्तु के केवल एक पहलू को देखना एक केंद्रीकरण है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वस्तु स्थायित्व तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी वस्तु का ओझल हो जाना, लेकिन वो उस वस्तु मतलब हो, इस दुनिया में उपस्थित हो, उसे वस्तु स्थायित्व तो कहते हैं, ठीक है। संरक्षण, तो इसका सही उत्तर संरक्षण है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, राधा अपना गृह कार्य पूरा करना शुरू करती है, जिससे गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मसार किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ किस लिखा हुआ है, ठीक है। किस चरण को दर्शाता है, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें ये है नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है परंपरागत, ठीक है। परंपरागत स्तर। इस जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें 3 चरण है। कितने चरण हैं, 3 चरण, और इनको 3 चरणों को 6 स्तर में बांटा गया है, ठीक है। 3 चरण और 6 स्तर, ठीक है। 6 स्तर हैं, 6 स्तर हैं, ठीक है। ये जो दिए गए ऑप्शन में ये चरण हैं, ठीक है। सबसे पहला है परंपरागत, पूर्व परंपरागत, फिर उसके बाद परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत, यानी 1, 2 और ये तीसरा, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्तर कौन सा है, पूर्व परंपरागत, ठीक है। ये कितने समय का होता है, इसकी आयु कितनी है, 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आता है परंपरागत, इसमें कितने वर्ष के बच्चे आते हैं, 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष के बच्चे। और फिर आता है उत्तर परंपरागत, इसमें कितने वर्ष के बच्चे आते हैं, 13 से 16 वर्ष के बच्चे। 13 से 16 वर्ष के बच्चे आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी कि बच्चों को सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगी, ठीक है।
विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं के बीच कड़े प्रतिबंध लगाना, ये तो निगेटिव हो गया ना, ये नहीं करना चाहिए। सी नंबर क्या कह रहा है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बार बार नकारात्मक प्रोत्साहन देना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप प्रणाली को अपनाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संकेत और इशारा देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करेगी, यानी बच्चों को थोड़ा सा सहारा देगी कि बच्चे बात को समझ जाएं और जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर आप अपने शिक्षार्थियों से निबंध लिखवाने के लिए विषय चुनते समय क्या सुनिश्चित करेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए सुपरिचित, यहाँ सुपरिचित लिखा हुआ है, ठीक है, परिचित हो गया है, सुपरिचित विषय हो, यानी शिक्षार्थियों के लिए जो पहले से वो मतलब उससे परिचित विषय हो, उनके वातावरण से हो सकता है या जो उनके पाठ से संबंधित हो सकता है ना। विद्यार्थियों के सामान्य जीवन अनुभव से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के लिए रोचक हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सुपरिचित है, आप लोग इसका याद रखिएगा, सुपरिचित, ठीक है, सुपरिचित विषय हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, शब्द भंडार के विषय में मानचित्र अभ्यास किस प्रकार सहायता कर सकता है। बच्चों को मानचित्र परीक्षण करने के लिए कहें, मानचित्र पर दर्शाए गए स्थान के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछें। ठीक है, मानचित्र में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियों से बच्चों को परिचित कराएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का चिंतन अतार्किक और अस्थिर होता है। अतार्किक और अस्थिर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आप लोग बताइए कि तार्किक चिंतन कब से शुरू होता है, बताइए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी आयु क्या है पहले ये देखिए। सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु कितनी है, इसकी कितनी है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। और संवेदीगामक अवस्था की कितनी 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। अच्छा, और मूर्त संक्रियात्मक की कितनी है 7 से 11 वर्ष है, कितनी है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक की कितनी 11 से 18 वर्ष, ठीक। तो कह रहा है कि चिंतन अतार्किक और अस्थिर होता है, ठीक है, यानी चिंतन तार्किक नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी होगी आप बताइए। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा चिंतन प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है, यानी वो तार्किक चिंतन करने लगता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। कौन सा हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष, यानी ए ऑप्शन सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चलिए एक पद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़िए। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम्ब की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके यानी आता। यानी वो कह रहा है कि माता मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप से आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे चढ़ जाता, यानी कदम की डाली जो नीचे झुक जाती, मैं उस डाली पर चढ़ जाता और पेड़ पर ऊपर तक पहुंच जाता है ना। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, यानी उस पेड़ पर बैठकर मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, यानी वहीं से अम्मा अम्मा कहकर बंसी बजा तो
जो बजा रहा होता उस स्वर में अम्मा अम्मा पुकारता अपनी माता को। ठीक है, सुन मेरी बंसी माँ तुम कितना खुश हो जाती, यानी मेरी बंसी की ध्वनि सुनकर तुम कितना खुशी हो जाती, अपनी माँ से बोल रहा है एक बच्चा। ठीक है, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, यानी मुझे देखने के लिए तुम अपना सब काम धंधा छोड़कर बाहर आ जाती, तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, यानी देखता कि तुम आ रही हो तो मैं चुपचाप से बांसुरी रख कर चुपचाप बैठ जाता। ठीक है, एक बार माँ कहकर पत्तों में धीरे से छिप जाता, यानी एक बार तुम्हें माँ कहकर बुलाता और चुपचाप पत्तों में छुप जाता। ठीक है, चलिए इस पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न बने हैं उनको देखिए, पढ़िए। कवि यमुना तीरे किस पेड़ के रहने की कल्पना करता है, यानी यमुना के किनारे किस पेड़ के रहने की कल्पना कर रहा है। तो इस जो पद्यांश में दिया गया उसमें किस पेड़ का वर्णन है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कभी पेड़ पर बैठकर क्या धीरे धीरे बनने की कल्पना करता है, वो कन्हैया बनने की कल्पना करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, कभी पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है, कभी पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है, बांसुरी बजाना चाहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 देखिए। कभी किसके स्वर में अपनी माँ को बुलाने की कल्पना करता है, तो बांसुरी के स्वर में, किसके, बांसुरी के। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 देखिए। उपर्युक्त कविता का शीर्षक क्या होगा, उपर्युक्त कविता का शीर्षक क्या होगा, तो जिसके बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया वही शीर्षक होगा। तो कदम्ब के पेड़ के बारे में वर्णन किया गया, तो वही इस मतलब कविता का शीर्षक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। युधिष्ठिर होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ठीक है, तो पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। सत्य प्रिय होना, डर जाना, तो डर जाना तो इससे संबंधित नहीं है ना। प्रभाव स्थापित करना, ये भी नहीं है। अति सुंदर, इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य प्रिय होना, क्योंकि युधिष्ठिर एकदम उनको धर्मराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्मराज। ठीक है, वो हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा, क्षणिक, क्षणिक होगा क्या, क्या होगा बताइए। तो क्षणिक नहीं होगा। ठीक है, क्षर, श्रुत, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका विलोम हो जाएगा आर्ध, क्या हो जाएगा, आर्ध हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्ध। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्षणिक का क्या हो जाएगा, क्षणिक, यानी क्षणिक का मतलब क्षण भर जिसको बोलते हैं ना, तो उसका हो जाएगा शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत। ठीक है, शाश्वत, रुकिए, क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। ठीक, अच्छा, क्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर, जिसका नाश ना हो। ठीक है, श्रुत का क्या हो जाएगा, श्रुत का अश्रुत, अश्रुत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 देखिए। न्यास का अनेकार्थी शब्द होगा, न्यास का अनेकार्थी शब्द होगा, तो न्यास का मतलब क्या होता है, यानी न्यास किस, और इसको और शब्द में क्या कह सकते हैं। तो जो इस प्रश्न में जो उत्तर दिया है वो कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्याग। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं, न्यास को और क्या कह सकते हैं बताइए, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट, और क्या बोल सकते हैं, धरोहर, धरोहर, भेंट। ठीक है, भेंट। ठीक है, चलिए। अच्छा, गुड्डी किसका अनेकार्थी शब्द होगा, गुड्डी का अनेकार्थी हो जाएगा पतंग, क्या हो जाएगा, पतंग। और कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सूर्य और पतंगा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, नाव, जिसको बोलते नाव हो जाएगा, ये भी गुड्डी का ही
अनेकार्थी है। अच्छा, पोत का क्या हो जाएगा? बच्चा, बच्चा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बच्चा, वस्त्र, वस्त्र। और क्या हो जाएगा? बच्चा, वस्त्र और गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, चलिए। और क्या हो जाएगा? जो एक जहाज, पोत को जहाज भी कहते हैं ना, जहाज। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका नग का बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए प्रश्न अब नग के बारे में देखिए। नग के अनेकार्थी क्या हो सकते हैं? वृक्ष, वृक्ष। और क्या हो सकता है? पर्वत। और क्या हो सकता है? सर्प, सर्प। और नग एक पत्थर, जो पत्थर का एक प्रकार होता है ना, पत्थर का एक प्रकार, प्रकार। ठीक है, प्रकार। ठीक। और सूर्य को भी नग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य को भी नग कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा, पढ़िए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, कौन सा छंद है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, छंद है कौन सा है ये पूछा जा रहा है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, छंद क्या होता है? मात्रा और वर्ण क्रम के आधार पर छंद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद मात्रा और वर्ण क्रम के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वारणिक और मात्रिक, मात्रिक। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो सबसे पहले दोहा के विषय में जान लेते हैं। ये कैसा है? ये अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सम का मतलब आधी मात्राएं समान होंगी और आधी उसके विपरीत होंगी। ठीक है, तो दोहा में कौन कौन सी होती हैं? देखिए, इसमें दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। कितनी? 13-13। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। कितनी? 11-11 मात्राएं। ठीक है, चलिए। और सोरठा में क्या होता है? सोरठा ये भी अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक, मात्रिक। ये दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, दोहे का बिल्कुल जस्ट उल्टा सोरठा होता है। इसमें क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी और जो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-13। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं इसको। चलिए अब अगला देखते हैं। चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, यानी सारी मात्राएं, जो सभी मात्राएं समान होती हैं, प्रत्येक चरण में सभी मात्राएं समान होती। तो इसमें कितनी होती हैं? प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं। 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, चलिए। और रोला के बारे में जानते हैं। रोला कैसा है? ये भी सममात्रिक है, सममात्रिक। इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चलिए, तो इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न के हिसाब से इसमें दोहा है। कौन सा है? चलिए इसको गिन के भी देख लेते हैं, इसमें कौन सा होगा। दोहा में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में कितना होता है? पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए गिनिए। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 11-11। चलिए गिनिए आप लोग।
चलिए गिनिए। गुरु दो, इनको दो बोलते हैं ना, गुरु को दो, फिर इसमें एक हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। इसमें एक हो गई, इसमें भी एक हो गई, इसमें भी एक हो गई, इसमें 2 हो गई, इसमें कितनी हो गई? इसमें भी 3 हो गई, ठीक है। इसमें गुरु हो गया एक। अब गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो पहले चरण में 13 हो गई, दूसरे में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13। रुकिए, कहीं गड़बड़ हो रही है ना गिनने में। श्री गुरु चरण सरोज रज, ठीक है। अब इसकी मात्राएं गिनते हैं कितनी है। इसमें 2 हो गई, ठीक है। इसमें कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 2, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें कितनी हो गई? 13 मात्राएं हो गई। तो पहले चरण में 13 और दूसरे में कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे में कितनी है? 11 है। तो पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा छंद? इसमें हो जाएगा दोहा। कौन सा होगा? दोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? जिसके एक ही आँख हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो जिसके एक ही आँख हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए कहा जाएगा एकाक्ष। क्या कहा जाएगा? एकाक्ष। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आगंतुक का मतलब क्या होता है? आगंतुक मतलब जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, जो इधर उधर से घूमता हुआ आ जाए, ठीक है। अच्छा, आर्त गर्व का मतलब क्या होता है? जिसका अहंकार चूर हो गया हो, ठीक है। आद्योपांत का मतलब क्या होता है? आद्योपांत का मतलब प्रारंभ से अंत तक, ठीक है। तक, ठीक। और आर्त गर्व का मतलब ये भी लिख ही देते हैं, जिसका अहंकार चूर हो गया हो, ठीक है। हो गया हो, ठीक। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।